कहानी की शुरुआत में ही हम मेन कैरेक्टर वॉल्टर को डाइवर्स की एक टीम के साथ महासागर में कुछ ढूंढते हुए देखते हैं। डाइवर्स समुंदर की तलहटी से काफी सारा सोना निकाल कर लाते हैं, लेकिन उसमें वॉल्टर की कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह असल में एक स्पेशल संदूक की तलाश कर रहा होता है। इसीलिए डाइवर्स दोबारा समुंदर के अंदर जाते हैं और उस संदूक को ढूंढ कर ले आते हैं। उसे देखकर वॉल्टर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है क्योंकि वहां स्पेनिश नेवी आ जाती है। चूंकि वह समुद्री इलाका स्पेन के अंडर में था, इसलिए कानूनी तौर पर वह संदूक स्पेन की प्रॉपर्टी माना जाता है। इसी वजह से नेवी उस संदूक को जब्त कर लेती है, लेकिन वॉल्टर किसी भी हालत में उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता क्योंकि वह कई सालों से उस संदूक की तलाश कर रहा था। संदूक को पाने के लिए वह कोर्ट में केस भी करता है, लेकिन पूरे 1 साल तक केस चलने के बाद वह हार जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी वकील दोस्त मार्गरेट से कहता है कि वह इंग्लैंड की रानी से बात करे। वॉल्टर के इंग्लैंड की रानी के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उसे लगता है कि शायद रानी उसकी मदद कर सकती है। लेकिन मार्गरेट बताती है कि चूंकि कोर्ट फैसला सुना चुका है, इसलिए इस मामले में रानी भी कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वॉल्टर बहुत निराश हो जाता है और उस संदूक को कड़ी सेफ्टी के साथ बैंक ऑफ स्पेन में भेज दिया जाता है। कुछ महीनों बाद हम टॉम नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं। वह एक जीनियस था। पढ़ाई के साथ साथ एक्साइटिंग और चैलेंजिंग काम करना उसे बहुत पसंद था। अपने गजब के टैलेंट की वजह से वह स्पेन के तेल से जुड़ी एक बेहद मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। यह देखकर कई बड़ी बड़ी कंपनियों से टॉम को जॉब ऑफर्स आने लगते हैं, लेकिन टॉम अपने पिता की तरह किसी और की गुलामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर देता है। तो एक दिन शाम को जब टॉम अपने पिता के साथ डिनर कर रहा होता है, तब उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स टॉम को ठुकराने नहीं चाहिए और उसे कोई नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन टॉम उनकी बात मानना नहीं चाहता। इसी बीच अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि टॉम अपनी शर्ट पर लगा सॉस साफ करे और उससे मिलने आए। टॉम तब नोटिस करता है कि सच में उसकी शर्ट पर सॉस लगा हुआ है। वह समझ जाता है कि वह आदमी जरूर उसके आसपास ही कहीं है। टॉम उत्सुकता में अपने पिता को बहाना बनाकर वहां से उठकर चला जाता है। तभी वहां का एक वेटर आकर जबरदस्ती उसे एक कोट पहना देता है। टॉम जैसे ही उस कोट की जेब में हाथ डालता है, उसे एक कॉइन और एक आर्ट गैलरी का इन्विटेशन कार्ड मिलता है। कार्ड पर लिखे लोकेशन के मुताबिक टॉम उस गैलरी में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात क्लाउडिया नाम की एक लड़की से होती है। लड़की उसे अजीब नजरों से देखते हुए मिलती है, तो टॉम सोचता है कि शायद क्लाउडिया ने ही उसे बुलाया है। टॉम उसके पास जाकर कार्ड और कॉइन दिखाता है। क्लाउडिया उसे लेकर एक आदमी के पास जाती है और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने लगती है। टॉम थोड़ा दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। क्लाउडिया साइन करवाते वक्त चुपके से उस आदमी की जेब से उसका पर्स चुरा लेती है। यह देखकर टॉम हैरान रह जाता है, लेकिन वह तब और ज्यादा चौंक जाता है जब वह क्लाउडिया से इस बारे में सवाल करता है, क्योंकि लड़की उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देती है। और अजीब बात यह होती है कि टॉम अपने ही पॉकेट में वह पर्स पाता है। तब टॉम समझ जाता है कि क्लाउडिया हाथ की सफाई में काफी एक्सपर्ट है। वहां से क्लाउडिया टॉम को एक बार में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वॉल्टर पहले से ही टॉम और उसके टैलेंट के बारे में जानता था, इसलिए ज्यादा घुमा फिराकर बात न करते हुए वह सीधे टॉम को अपना मकसद बता देता है। वह चाहता था कि टॉम उसे दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर और स्पेशल वॉल्ट को खोलने में मदद करे। टॉम तुरंत साफ कह देता है कि वह एक स्टूडेंट है, कोई चोर नहीं। तब वॉल्टर बोलता है कि वह खुद भी कोई चोर नहीं है और इस काम के लिए टॉम को चुनने की एकमात्र वजह उसका टैलेंट है। वॉल्टर जानता था कि टॉम के पास बहुत अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स हैं, फिर भी वह उससे मदद करने की रिक्वेस्ट करता है। साथ ही यह भी कहता है कि अगर काम उसे अच्छा न लगे तो वह कभी भी छोड़कर जा सकता है। ये सुनकर टॉम के मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा होती है। तब वॉल्टर बताता है कि वह वॉल्ट दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा जटिल मैकेनिज्म से बना हुआ है, जिसे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसके बाद वह टॉम को मैड्रिड की एक फ्लाइट टिकट देता है और कहता है कि अगर वह काम करने के लिए राजी है तो मैड्रिड आ जाए। रात को घर लौटकर टॉम उस वॉल्ट के बारे में रिसर्च करता है। सब कुछ जानने के बाद उसका इंटरेस्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। तब वह फैसला करता है कि वह यह काम करेगा। वह अपने पिता को फोन करके बता देता है कि अपने करियर का डिसीजन लेने के लिए वह कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और फिर वह मैड्रिड के लिए निकल पड़ता है। मैड्रिड एयरपोर्ट पहुंचते ही उसकी फिर से क्लाउडिया से मुलाकात होती है, लेकिन इस बार टॉम उसे लॉरेन कहकर बुलाता है। अपना नाम सुनकर क्लाउडिया थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि यही उसका असली नाम था और यह बात टॉम ने वॉल्टर से सुनी थी। इसके बाद लॉरेन उसे अपने ऑफिस ले जाती है, जहां पहले से ही वॉल्टर अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद होता है। टीम में क्लाउस नाम का एक हैकर था, जेम्स नाम का एक एक्स आर्मी ऑफिसर था और साइमन नाम का एक जुगाड़ू इंसान था। मतलब वह किसी भी चीज को बहुत जल्दी अरेंज कर सकता था, चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वॉल्टर वहां सबका टॉम से इंट्रोडक्शन करवाता है। सब टॉम का वेलकम करते हैं, लेकिन जेम्स ये मानने को तैयार नहीं होता
कि टॉम जैसा एक बच्चा इतने बड़े मिशन पर काम करेगा। हालांकि वॉल्टर को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह सीधे क्लाउस के पास जाकर पूछता है कि क्या वह उस बैंक के सर्वर को हैक कर पाया है या नहीं। क्लाउस बताता है कि उसके पास सर्वर के पासवर्ड के नंबर तो हैं, लेकिन उनका सही कॉम्बिनेशन उसे नहीं पता। सही पासवर्ड निकालने के लिए उसे लगभग 1 बिलियन बार अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये नंबर ट्राई करने पड़ेंगे। यह सुनकर वॉल्टर का सिर चकरा जाता है। इतनी बार कोशिश करने में तो युग बीत जाएंगे। तभी अचानक टॉम कहता है कि उन्हें उस बैंक के ऐसे किसी कर्मचारी को कॉल करनी चाहिए जो इस वक्त छुट्टी पर हो और उससे ऑटोमेटेड कॉल के स्टाइल में बात करके पासवर्ड हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जेम्स को टॉम का यह आइडिया बिल्कुल बेकार लगता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी ऑटोमेटेड कॉल सुनना नहीं चाहता। जैसे हमारी ही बात कर लो, हर दिन सिम कंपनियों और दूसरी कंपनियों से कितने मैसेज और कॉल आते हैं, लेकिन हम ज्यादातर कॉल्स अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मूवी में है तो ट्राई करने में क्या ही नुकसान है। इसीलिए वॉल्टर टॉम का आइडिया मान लेता है। इसके बाद साइमन क्लाउस से बैंक के एम्प्लॉइज की लिस्ट लेता है और छुट्टी पर गए हुए एक कर्मचारी को कॉल करता है। ऑटोमेटेड कॉल की आवाज में उससे बैंक का पासवर्ड डायल करने को कहा जाता है। मजेदार बात यह होती है कि वह आदमी सच में पासवर्ड डायल कर देता है और उसी पल क्लाउस उस पासवर्ड के जरिए बैंक का सर्वर हैक कर लेता है। टॉम का आइडिया काम कर जाता है और अब जेम्स के पास कुछ कहने का मौका ही नहीं बचता। इधर लॉरेन टॉम की मौजूदगी ये दिमाग देकर काफी इंप्रेस हो जाती है। इसके बाद वे अपने मिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले साइमन और जेम्स अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए बैंक में घुसने और निकलने के रास्ते ढूंढने जाते हैं। वॉल्टर और टॉम ऑफिस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। टॉम उससे उस संदूक का राज जानना चाहता है। तब वॉल्टर उसे उस संदूक के केस की पूरी कहानी बताता है। असल में 1500 के आसपास ड्रेक नाम का एक आदमी जहाज पर काम करते वक्त बहुत सारा खजाना चुराकर एक सीक्रेट और सिक्योर जगह पर छुपा देता है। उस जगह के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। उसकी मौत के बाद भी बहुत लोगों ने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन किस्मत से इतने सालों बाद वॉल्टर को ड्रेक का लिखा हुआ एक खत मिला, जिससे उसे उस खजाने के बारे में पता चलता है। दरअसल ड्रेक ने उस खजाने की लोकेशन 3 सिक्कों के अंदर कोड की तरह उकेर दी थी, जो एक संदूक के अंदर रखे हैं, और वही संदूक इस वक्त बैंक ऑफ स्पेन के स्पेशल वॉल्ट में रखा हुआ है। वॉल्टर उसी संदूक को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। टॉम तब सोचता है वॉल्टर निश्चित ही धन संपत्ति के लोभ में ये काम कर रहा होगा, लेकिन मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसों की कोई कमी वॉल्टर को नहीं है। वॉल्टर की असल शौकियत पुरानी चीजें इकट्ठा करना है और इसी पैशन से वो उन खजानों को खोजने की कोशिश कर रहा है। वॉल्टर, साइमन और जेम्स के वापस आने के बाद सभी बैंक का मैप लेकर आगे की प्लानिंग करने बैठ जाते हैं। संदूक खोलने के लिए उन्हें 2 चाबियों की जरूरत है। साथ ही सिक्योरिटी इंचार्ज गुस्तावो का फिंगरप्रिंट भी चाहिए, और ये सब पाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके अलावा वॉल्ट को एक स्पेशल सिक्योरिटी सिस्टम से सेव किया गया था, जिसके बारे में कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता। वॉल्टर को सिर्फ इतना ही पता था कि जब तक वो सिस्टम डिसेबल नहीं होगा, वॉल्ट से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं। बैंक के बाहर आर्मी कैंप है, किसी भी प्रॉब्लम होने पर वे हथियार लेकर हमला कर देंगे, और सिक्योरिटी इंचार्ज गुस्तावो तो वैसे ही वहां मौजूद है। उसके हाथ लगना मतलब मौत। ये सब सुनकर टॉम थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन चूंकि उसने फैसला कर लिया है, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं। उसे वॉल्ट का सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। टॉम बताता है कि काम करने के लिए उसे पहले वॉल्ट को देखना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वॉल्ट की कोई अच्छी फोटो नहीं थी। तभी टॉम के दिमाग में फोटो लेने का एक आइडिया आता है। आइडिया सभी को पसंद आता है और वे उसके अनुसार काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आइडिया असल में क्या था, ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। यहाँ देखा जाता है कि पहले क्लॉस बैंक के सर्वर से क्लीनिंग स्टाफ के डिटेल्स निकालता है। फिर साइमन बैंक के कर्मचारी बनकर क्लीनिंग कंपनी में फोन करता है और उनके अगले दिन के शिफ्ट कैंसिल कर देता है। अगले दिन साइमन और टॉम क्लीनिंग स्टाफ के रूप में बैंक जाते हैं। वॉल्टर पहले जेम्स को भेजना चाहता था, लेकिन जेम्स आर्मी में होने की वजह से वहां जाना रिस्की था, क्योंकि गुस्तावो के पास उसके डिटेल्स हो सकते थे। इसलिए उसकी जगह टॉम को बैंक भेजने का फैसला किया जाता है। जब वे बैंक पहुंचते हैं तो केवल 2 लोगों को देखकर सिक्योरिटी गार्ड थोड़े हैरान होते हैं, क्योंकि पहले हमेशा ज्यादा लोग आते थे। साइमन तब अपनी चालाकी दिखाते हुए कह देता है, फिलहाल क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा होता है, इसलिए सब उसी में बिजी होते हैं। ऐसे हालात में सिर्फ 2 लोगों का आ पाना ही बैंक अथॉरिटी के लिए बड़ी बात मानी जाती है। ये बात सुनकर गार्ड चुपचाप उनकी आईडी चेक करता है और उन्हें अंदर जाने देता है। अब सवाल ये है कि आईडी चेक होने के बाद भी वे पकड़े क्यों नहीं गए। इसकी वजह यह थी कि पहले से ही उन दोनों की सारी इंफॉर्मेशन बैंक के सर्वर में अपलोड कर दी गई थी। इसके बाद साइमन और जेम्स बैंक के अंदर जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। इसी बीच लॉरेन एक आर्ट स्पेशलिस्ट बनकर वहां पहुंचती है। पहले हम देख चुके
चुके हैं कि लॉरेन कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा रही थी। असल में उसने बैंक में रखी हुई महंगी पेंटिंग्स पर रिसर्च करने की परमिशन ली थी ताकि उसी बहाने वह बैंक के अंदर जा सके। बैंक में घुसते ही गुस्तावो उसे वेलकम करता है। वह उससे बात ही कर रहा होता है कि तभी मैनेजर आ जाता है। लॉरेन के हाथ में एक कॉफी मग होता है। वह मग गुस्तावो के हाथ में देकर मैनेजर से हैंडशेक करती है, फिर वापस कॉफी मग लेकर मैनेजर के साथ उसके रूम में चली जाती है क्योंकि वहीं वो पेंटिंग्स रखी हुई थी। इधर गुस्तावो जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। तभी वह एक अजीब पैटर्न नोटिस करता है। सीसीटीवी फुटेज हर 90 सेकंड में चेंज हो रही थी। मतलब एक रूम की फुटेज चलते चलते 90 सेकंड बाद अपने आप दूसरे रूम की फुटेज शुरू हो जाती थी। इत्तेफाक से उसी वक्त क्लाउस भी सीसीटीवी कैमरों पर नजर रख रहा होता है और वह भी यह पैटर्न देख लेता है। जैसे ही सर्वर रूम की फुटेज बदलती है वह तुरंत साइमन को अलर्ट कर देता है और साइमन 90 सेकंड के अंदर ही सर्वर रूम में उनका बनाया हुआ एक बग लगाकर वापस आ जाता है। उसी पल बैंक के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस सीधे क्लाउस के हाथ में चला जाता है। क्लाउस तुरंत मैनेजर के रूम में मौजूद लॉरेन से कहता है कि वह जल्दी से एक पेंटिंग स्कैन करे। जैसे ही लॉरेन पेंटिंग स्कैन करना शुरू करती है क्लाउस उसकी वीडियो बना लेता है और उसे लूप में सेट करके गुस्तावो की स्क्रीन पर चला देता है। गुस्तावो वह वीडियो देखकर समझता है कि लॉरेन ध्यान से पेंटिंग स्कैन कर रही है, लेकिन उसकी नजरों से दूर लॉरेन चुपके से पेंटिंग के पीछे से उस संदूक की पहली चाबी निकालती है और उसे स्कैन करना शुरू कर देती है। इसी दौरान टॉम कॉन्फ्रेंस रूम में चला जाता है। वह रूम वॉल्ट के ठीक ऊपर था, इसलिए वहां से वह वॉल्ट को स्कैन करना शुरू कर देता है। इधर अचानक मैनेजर लॉरेन के पास आ जाता है। खुशकिस्मती से तब तक लॉरेन चाबी स्कैन करके उसे वापस उसकी जगह पर रख चुकी होती है। अब वह मैनेजर के साथ नॉर्मली बात कर रही होती है। तभी क्लाउस उसे वार्न करता है कि उसे 20 सेकंड के अंदर अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाना होगा, यानी जहां वह स्कैन करते वक्त खड़ी थी। साथ ही मैनेजर को भी फ्रेम से बाहर रखना जरूरी है, वरना लॉरेन गुस्तावो के सामने पकड़ी जाएगी। लेकिन लॉरेन के पास ज्यादा टाइम नहीं होता और वह समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी पेंटिंग स्कैन करते हुए एक फोटो ले दे। मैनेजर उसकी बात मानकर फोटो लेने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैनेजर अभी भी फ्रेम के अंदर था, इसलिए उसे फ्रेम से बाहर भेजने के लिए लॉरेन उससे कहती है कि वह दूर से फोटो ले। मैनेजर सिंपल तरीके से दरवाजे के कोने में जाकर फोटो लेने लगता है। इधर तभी टाइम खत्म हो जाता है और गुस्तावो के सामने ओरिजिनल फुटेज चलने लगती है और उसी पल मैनेजर दरवाजे के कोने से बाहर निकलकर लॉरेन से बात करने लगता है। गुस्तावो को लगता है कि मैनेजर अभी अभी कमरे में आया है। इस तरह लॉरेन तो बच जाती है, लेकिन बेचारा टॉम फंस जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में अचानक एक अर्जेंट मीटिंग कॉल कर ली जाती है। ये देखकर वॉल्टर टॉम से वहां से निकलने को कहता है, लेकिन टॉम मना कर देता है क्योंकि स्कैनिंग लगभग खत्म होने वाली होती है। टॉम देखता है कि स्कैन 96 पर आकर अटक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा। वह समझ जाता है कि पावर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसमें रिस्क था। फिर भी टॉम स्कैनर की पावर बढ़ा देता है और उसी पल स्कैन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन पावर बढ़ाते ही अचानक बैंक का अलार्म बज उठता है। अलार्म सुनते ही लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। गुस्तावो सबको हॉल में इकट्ठा होने को कहता है। तब तक लॉरेन दूसरी चाबी स्कैन कर चुकी होती है, लेकिन उसे वापस जगह पर रखने से पहले ही वहां से निकलना पड़ता है। ऊपर से वह उस चाबी का लॉकर भी खुला छोड़ आई होती है। अब अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म। लॉरेन तुरंत यह बात क्लाउस को बताती है। इसी बीच टॉम भी मौका देखकर कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर भीड़ में मिल जाता है। तब क्लाउस लॉरेन से कहता है कि वह चाबी टॉम को पास कर दे ताकि टॉम उसे वापस उसकी जगह पर रख सके। प्लान के मुताबिक लॉरेन बहुत चालाकी से सीढ़ियों से चाबी नीचे गिरा देती है और नीचे खड़ा टॉम उसे पकड़ लेता है। फिर वह मैनेजर के रूम में जाकर चाबी उसकी जगह पर रख देता है और मौका मिलते ही वहां से निकल जाता है। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स अलार्म बजने की कोई ठोस वजह नहीं ढूंढ पाते, इसलिए सब यही मान लेते हैं कि शायद ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ होगा। लेकिन गुस्तावो को लग रहा होता है कि इसके पीछे जरूर कोई और रहस्य है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टॉम और उसकी टीम बैंक से लौटकर वॉल्ट की स्कैन की हुई इमेज पर रिसर्च कर रहे हैं। पूरी इमेज तो ठीक होती है, लेकिन ऊपर का हिस्सा साफ नजर नहीं आ रहा होता। सब सोचने लगते हैं कि वहां आखिर है क्या। वह हिस्सा पूरी तरह ब्लर था। काफी देर ध्यान से देखने के बाद टॉम समझ जाता है कि वह जगह पानी से भरी हुई है, इसलिए स्कैनर में साफ प्रिंट नहीं हो पाई। तभी उसे एहसास होता है कि वह पानी असल में चोरों के लिए एक मौत का जाल है। जैसे ही कोई वॉल्ट के अंदर जाएगा, ऊपर से पानी भरना शुरू हो जाएगा और चोर अंदर ही फंस जाएंगे। ये जानकर सब टेंशन में आ जाते हैं कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तभी उन्हें वॉल्टर को मिली एक तस्वीर याद आती है जो उसे उस खत के साथ मिली थी। पहले वॉल्टर को लगा था कि वह किसी सोल्जर की फोटो है,
लेकिन टॉम थोड़ा दिमाग लगाते ही समझ जाता है कि वह किसी सिपाही की फोटो नहीं बल्कि लेडी ऑफ जस्टिस की फोटो है, वही मूर्ति जिसे हम कोर्ट में आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए खड़ी हुई देखते हैं। लेकिन सवाल यह था कि उस फोटो का वॉल्ट से क्या कनेक्शन है। तभी टॉम अपने जीनियस दिमाग से समझ जाता है कि वॉल्ट के अंदर जरूर कोई वेट मापने वाला सिस्टम लगा है जो किसी के अंदर घुसते ही उसका वजन सेंस करता है और उसी वजह से पानी अंदर भर जाता है और जैसे ही वजन हल्का होता है पानी वापस बाहर निकल जाता है। यही असल में मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग है। आज के टाइम में ये बात भले ही सिंपल लगे, लेकिन जब ये वॉल्ट बनाया गया था उस जमाने में ये बेहद कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी। वैसे आज भी ये बिल्कुल आसान नहीं है। टॉम वॉल्ट का पूरा मैकेनिज्म समझ तो जाता है, लेकिन टॉम जैसा जीनियस भी उस सिस्टम को बेकार करके बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाता। यह उनकी चिंता की एक और बड़ी वजह बन जाती है। दूसरी तरफ गुस्तावो की टेंशन उसके बैंक की सिक्योरिटी को लेकर बढ़ जाती है। इत्तेफाक से बैंक के बाहर फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी ताकि पूरे शहर के लोग इकट्ठा होकर मैच देख सकें। गुस्तावो डर रहा होता है कि कहीं इस भीड़ का फायदा उठाकर कोई बैंक पर अटैक न कर दे, इसलिए वह मैनेजर से कहता है कि बैंक के सामने लगी स्क्रीन हटवा दी जाए। लेकिन मैनेजर उसकी बात नहीं मानता क्योंकि फुटबॉल स्पेन के लोगों के लिए एक इमोशन है और वह किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। उल्टा वह गुस्तावो से बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट करने को कह देता है। गुस्तावो मजबूर होकर मैनेजर की बात मान लेता है। दूसरी तरफ जेम्स और साइमन वॉल्ट को चेक करने चले जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि टॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। वॉल्ट का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। उनका प्लान था दीवार काटकर अंदर घुसने का, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि दीवार इतनी मोटी है कि उसे काटने में कम से कम 15 दिन लग जाएंगे और इतना वक्त उनके पास नहीं है। जेम्स ये बात वॉल्टर को बताता है और निराश होकर मिशन कैंसिल करके वहां से निकल जाता है। टॉम उन्हें दोबारा कोशिश करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं मानता। इसी बीच एक अजीब चीज वॉल्टर का ध्यान खींचती है। उस दिन स्पेन का मैच चल रहा होता है, जिस वजह से बैंक के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी उसी भीड़ की तरफ फोकस किए हुए होते हैं। यह देखकर वॉल्टर के मन में उम्मीद जगती है। वह समझ जाता है कि अगर स्पेन सेमीफाइनल जीत जाता है तो फाइनल तक कैमरों का एंगल ऐसा ही रहेगा और इसी का फायदा उठाकर वे आराम से बैंक में घुस सकते हैं। वॉल्टर तुरंत अपनी टीम को यह बात बताता है और सब ध्यान लगाकर सेमीफाइनल मैच देखने लगते हैं, क्योंकि इसी एक मैच पर उनके मिशन का भविष्य टिका होता है। सब काफी टेंशन में होते हैं, लेकिन आखिरकार स्पेन जीत जाता है और सबकी टेंशन खत्म हो जाती है। अगले दिन जब क्लीनिंग कंपनी के लोग बैंक आते हैं तो गुस्तावो उन्हें डांटता है कि उन्होंने कल ठीक से सफाई नहीं की। तब वे बताते हैं कि वे तो कल आए ही नहीं थे क्योंकि बैंक की तरफ से उन्हें आने से मना किया गया था। यह सुनते ही गुस्तावो समझ जाता है कि कल जो लोग क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक में घुसे थे वही असल में अलार्म का कारण थे। वह तुरंत टॉम और साइमन की नकली आईडी ढूंढ निकालता है, फिर मैनेजर को सब कुछ बताता है। मैनेजर कहता है कि सब लोग सिर्फ वॉल्ट में पड़े संदूक के पीछे पड़े हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उस संदूक में आखिर है क्या, ये खुद मैनेजर को भी नहीं पता। इधर वॉल्टर की टीम को भी पता चल जाता है कि गुस्तावो को टॉम और साइमन के बारे में सब मालूम पड़ चुका है और गुस्तावो ऐसा इंसान नहीं था जो चुपचाप बैठने वाला हो। वह किसी भी तरह टॉम और उसकी टीम को ढूंढकर मार डालना चाहता था। इसलिए वॉल्टर इस मुसीबत से निकलने का तरीका सोचने लगता है और उसे एक रास्ता मिल भी जाता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अगले दिन गुस्तावो टॉम और उसकी टीम को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। तभी उसकी टीम का एक आदमी बताता है कि टॉम और साइमन को लंदन में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। यह सुनकर मैनेजर समेत सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन गुस्तावो का शक अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। फिर भी वह मैनेजर को समझा नहीं पाता, इसलिए बैंक की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा देता है। उधर हम देखते हैं कि टॉम अब भी वॉल्ट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है कि अगर टॉम अरेस्ट हो चुका है तो वह यहाँ कैसे है। असल में ये वॉल्टर का ही खेल था। वह मार्गरेट को फोन करके लंदन में टॉम और साइमन के अरेस्ट होने की झूठी खबर फैलाने को कहता है और इसके बदले वह उसे वॉल्ट में रखे खजाने का 50% ऑफर करता है। मार्गरेट वह अफवाह फैला देती है और वही खबर गुस्तावो तक पहुंच जाती है। इधर वॉल्ट का राज सुलझाते सुलझाते टॉम चिढ़ने लगता है। यह देखकर लॉरेन उसे रिलैक्स कराने के लिए जबरदस्ती क्लब ले जाती है। वहां टॉम देखता है कि वेटर नाइट्रोजन ऑक्साइड से गिलास ठंडे कर रहा है। ये देखते ही टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ऑफिस लौटकर एक वेट मशीन लाता है और उस पर नाइट्रोजन ऑक्साइड स्प्रे करने लगता है। जैसे ही मशीन पूरी तरह ठंडी हो जाती है, टॉम उसके ऊपर एक भारी चीज रखता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि मशीन उसका वजन माप
ही नहीं पाती। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। तब टॉम सबको समझाता है कि अगर किसी वेट मशीन को जमा दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देती है और इसी ट्रिक से वॉल्ट के अंदर लगे वेट सेंसर को भी कुछ वक्त के लिए बेकार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कम से कम 500 लीटर नाइट्रोजन ऑक्साइड चाहिए। 500 लीटर का नाम सुनते ही सब थोड़े टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन साइमन के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती। वह सबको भरोसा दिलाता है कि वह यह अरेंज कर लेगा। इसके बाद वे अपना फाइनल प्लान तैयार करते हैं। उनके प्लान के मुताबिक टॉम, लॉरेन और जेम्स वॉल्ट के अंदर जाएंगे और साइमन नीचे वेट मशीन के पास नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ तैयार रहेगा। अगला दिन स्पेन का फाइनल मैच होता है, यानी वही दिन जब वॉल्टर की टीम को अपना मिशन पूरा करना था। प्लान के मुताबिक जेम्स और उसकी टीम बैंक की छत पर हुक फिक्स करके रस्सियों के सहारे वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही क्लाउस पहले की तरह गुस्तावो के सामने सीसीटीवी का एक वीडियो लूप प्ले कर देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर जेम्स लोग सीलिंग का शीशा काटकर अंदर घुस जाते हैं। उनके पास मैच खत्म होने तक का ही वक्त था, इसलिए वे जल्दी जल्दी स्टोर रूम में जाते हैं और वहां मौजूद एक टनल के जरिए धीरे धीरे वॉल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। जगह बहुत तंग होती है, इसलिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से वॉल्ट तक पहुंचने में देर हो जाती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वॉल्ट तक जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा खड्ड पार करना होगा, लेकिन वहां पार होने का कोई तरीका नहीं होता। खुशकिस्मती से टॉम अपने साथ एक फोल्डिंग सीढ़ी लाया होता है। वे सीढ़ी को खड्ड के इस पार से उस पार रख देते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर से चलकर पार करने लगते हैं। लॉरेन को पार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वह एक प्रोफेशनल चोर है और ऐसे खतरनाक हालात से निपटने का उसे अच्छा अनुभव है। लेकिन जब टॉम पार करने लगता है तो वह बहुत नर्वस हो जाता है। जैसे ही वह नीचे देखता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तब लॉरेन उसे सामने देखने को कहती है। टॉम उसकी आंखों में आंखें डालकर किसी तरह ब्रिज पार कर लेता है। इसके बाद जेम्स की बारी आती है। वह लगभग पूरा रास्ता ठीक से तय कर लेता है, लेकिन आखिर में उसका पैर फिसल जाता है और सीढ़ी नीचे गिर जाती है। जेम्स भी नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल टॉम उसे पकड़ लेता है। बहुत मुश्किल से वह जेम्स को ऊपर खींच लेता है, लेकिन जेम्स इतना घमंडी होता है कि जान बचने के बाद भी टॉम को थैंक यू तक नहीं कहता। खैर, यह सब छोड़कर वे आगे बढ़ते हैं। अब वे वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, जहां एक डिजिटल लॉक लगा होता है जिसका पासवर्ड हर 30 सेकंड में बदल जाता है। इसका मतलब यह था कि 30 सेकंड के अंदर क्लाउस को वह कोड हैक करना होगा ताकि टॉम लोग वॉल्ट के अंदर जा सकें। इसलिए क्लाउस बिना 1 सेकंड गंवाए कोड हैक करने में लग जाता है। सब बहुत टेंशन में थे कि क्लाउस 30 सेकंड के अंदर काम कर पाएगा या नहीं। खुशकिस्मती से क्लाउस अपनी इंटेलिजेंस से टाइम के अंदर ही सिस्टम हैक कर लेता है और जेम्स लोग उस कोड का इस्तेमाल करके वॉल्ट के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन मेन वॉल्ट में जाने से पहले उन्हें एक और दरवाजा पार करना था और उस दरवाजे को खोलने के लिए गुस्तावो का फिंगरप्रिंट चाहिए था। तब लॉरेन गुस्तावो का फिंगरप्रिंट निकालकर स्कैनर पर प्रेस करती है। लेकिन सवाल यह है कि लॉरेन के पास गुस्तावो का फिंगरप्रिंट आया कहां से? क्या आपको याद है जब लॉरेन आर्ट स्पेशलिस्ट बनकर बैंक गई थी, तब उसके हाथ में एक कॉफी मग था और उसने वो मग एक बार गुस्तावो को दिया था। असल में वही गुस्तावो का फिंगरप्रिंट लेने की ट्रिक थी। तो यहाँ वे उसी फिंगरप्रिंट और चाबी का इस्तेमाल करके वॉल्ट का दूसरा दरवाजा भी खोल लेते हैं। इसके बाद साइमन जेम्स के कहने पर वेट मशीन के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड स्प्रे करना शुरू करता है। कुछ ही देर में सारी गैस खत्म हो जाती है, लेकिन अफसोस फिर भी वॉल्ट ठंडा नहीं होता। यह देखकर जेम्स मायूस होकर वापस मुड़ने लगता है। तभी अचानक टॉम देखता है कि धीरे धीरे वॉल्ट के फर्श पर बर्फ जमने लगी है। यह देखकर सबके दिल में उम्मीद जाग जाती है, लेकिन टॉम किसी को रिस्क में नहीं डालना चाहता था, इसलिए चेक करने के लिए वह खुद सबसे पहले वॉल्ट के अंदर कदम रखता है। तब पता चलता है कि उसका प्लान सच में काम कर रहा है। उसके वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। इसके बाद वह जल्दी से अंदर रखे संदूक से वे तीनों कॉइन निकालने लगता है। लेकिन इसी बीच अचानक गुस्तावो के पास एक सिग्नल पहुंचता है। वह समझ जाता है कि वॉल्ट के अंदर जरूर कोई गुस्सा है। वह तुरंत अपनी टीम को वॉल्ट की तरफ भेज देता है। रास्ते में गार्ड्स देखते हैं कि सीलिंग का एक हिस्सा कटा हुआ है और वे यह बात गुस्तावो को बताते हैं, लेकिन गुस्तावो कैमरों में कुछ खास नहीं देख पाता। तब उसे समझ आ जाता है कि उनका सिस्टम भी हैक हो चुका है। इधर वॉल्टर बैंक की सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा होता है। वह देख लेता है कि गार्ड्स वॉल्ट की तरफ आ रहे हैं। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि इस बार भी उनका मिशन फेल होने वाला है। वह टॉम लोगों को सरेंडर करके बाहर आने को कहता है, क्योंकि तब तक वॉल्ट फिर से गर्म होने लगा था और जैसे ही वॉल्ट पूरी तरह गर्म होगा, ऊपर से पानी अंदर आने लगेगा और तब वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। टॉम लोग तब कॉइन लेकर तेजी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक जेम्स अपना गन निकालता है और टॉम लोगों को धमकाने लगता है और उनसे वे तीनों कॉइन छीनना चाहता है।
यह देखकर वॉल्टर समेत सब लोग हैरान रह जाते हैं। तब पता चलता है कि जेम्स अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। वह जानबूझकर इतने दिन वॉल्टर के साथ था ताकि ये तीनों कॉइन निकालकर ब्रिटिश सरकार को हैंडओवर कर सके और सारी दौलत ब्रिटिश सरकार की हो जाए। डर के मारे टॉम जेम्स को कॉइन दे देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त वॉल्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। तब तक वॉल्ट का नॉर्मल टेम्परेचर वापस आ चुका होता है। उसी पल वॉल्ट के अंदर अलार्म बज उठता है और ऊपर से लगातार पानी अंदर घुसने लगता है। इसी बीच गुस्तावो वॉल्ट की इस स्थिति को देखकर स्पेनिश आर्मी को खबर भेजता है। वे बैंक में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वे अंदर नहीं पहुंच पाते। तब तक जेम्स तैरते हुए कॉइन्स लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि वह तैरने में बहुत एक्सपर्ट था। लेकिन टॉम और उसकी टीम वहीं फंस जाती है। उनकी स्थिति देखकर वॉल्टर बैंक की सिक्योरिटी को कॉल करने का सोचता है ताकि वे किसी तरह टॉम लोगों को बचा सकें, लेकिन टॉम उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि जब तक पानी पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुलेगा और अंदर कोई नहीं आ पाएगा। यह सुनकर वॉल्टर और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इधर टॉम ध्यान देता है कि वहां कोई सेंसर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली पानी कैसे बंद होगा। थोड़ी सोचने के बाद उसे समझ आता है कि जैसे ही वॉल्ट पानी से भर जाएगा, वजन की वजह से वेट मशीन का सेंसर काम करेगा और धीरे धीरे पानी कम होना शुरू होगा। यानी अगर वे पानी पूरी तरह भरने से पहले मशीन पर पर्याप्त वजन डाल दें तो शायद पानी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तब तक वॉल्ट लगभग भर चुका था, इसलिए टॉम तुरंत साइमन से कहता है कि मशीन पर वजन डालो। साइमन उसके कहने पर मेहनत करके बड़े बड़े गैस सिलेंडर मशीन के ऊपर रखता है, लेकिन दुख की बात सारे सिलेंडर लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। तब टॉम कहता है कि और प्रेशर डालो, लेकिन साइमन के पास कुछ नहीं बचता, इसलिए वह खुद अपने हाथ में रखा रेडियो मशीन के ऊपर रख देता है। खुशकिस्मती से इस बार मशीन का सेंसर एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे पानी कम होना शुरू हो जाता है। कुछ देर में पानी पूरी तरह बाहर निकल जाता है और वॉल्ट का दरवाजा भी खुल जाता है। बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अंदर घुसते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। गुस्तावो यह देखकर हैरान हो जाता है। वह ऊपर देखता है और नोटिस करता है कि लिफ्ट के अंदर से पानी गिर रहा है। उसे समझ आता है कि टॉम लोग लिफ्ट के जरिए ऊपर चले गए हैं। इसी बीच सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि टॉम लोग मैनेजर के रूम की तरफ जा रहे हैं। गुस्तावो यह देखकर खुश होता है, क्योंकि मैनेजर के रूम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह तुरंत मैनेजर के रूम पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि टॉम लोग खिड़की तोड़कर निकल गए हैं। तब वह अपनी टीम को उन्हें पकड़ने भेज देता है और खुद भी टॉम लोगों पर गोली चलाता है, लेकिन बाहर बहुत भीड़ होने की वजह से वे सही से आगे नहीं बढ़ पाते। किसी तरह वे टॉम लोगों की पहचान तो कर लेते हैं, लेकिन तुरंत टॉम लोग अपने कपड़े बदल लेते हैं। उन्होंने पहले से ही फ्रांस की जर्सी पहन रखी थी, जिससे वे भीड़ में घुल मिल जाते हैं और बैंक के गार्ड्स उन्हें ढूंढ नहीं पाते। अगले दिन वॉल्टर मार्गरेट से मिलता है। मार्गरेट उसे कुछ दिन के लिए छुपने की सलाह देती है, क्योंकि पुलिस सभी को ढूंढ रही है। वह वॉल्टर को समझाती है कि चूंकि अब उसके पास वे 3 कॉइन्स नहीं हैं, इसलिए पुलिस के पास पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं है। यह सुनकर वॉल्टर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो कॉइन्स वे खो चुके हैं उसके बारे में मार्गरेट को कोई जानकारी नहीं हो सकती थी। तभी पता चलता है कि मार्गरेट और जेम्स ने मिलकर वॉल्टर को धोखा दिया था, लेकिन यह जानकर भी वॉल्टर कुछ नहीं कर सकता। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद जब मार्गरेट और जेम्स उन 3 कॉइन्स की लोकेशन चेक करते हैं तो पता चलता है कि वे पेरिस के एफिल टावर की लोकेशन दिखा रहे हैं। यह देखकर मार्गरेट की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि एफिल टावर में कोई दौलत होने की बात नहीं थी। मजेदार बात यह है कि मार्गरेट ने एक समय वॉल्टर से कहा था कि वह एफिल टावर से पूरा शहर देखना चाहती है, इसलिए वह समझ जाती है कि वॉल्टर ने किसी समय असली कॉइन्स बदल दिए और वहां एफिल टावर की लोकेशन वाली कॉइन रख दी। इससे मार्गरेट का पूरा प्लान फेल हो गया। जब टॉम यह जानता है तो वह भी थोड़ा हैरान होता है। वह वॉल्टर से पूछता है कि उसने कैसे समझ लिया कि जेम्स धोखा देगा। वॉल्टर बताता है कि उसे पहले से थोड़ा शक था, इसलिए उसने पहले से 3 नकली कॉइन्स तैयार कर रखे थे। बाद में जेम्स ने अपने धोखे से इसे साबित कर दिया। लेकिन यहाँ एक और सवाल बचता है, जेम्स के पास नकली कॉइन्स कैसे गए? तभी लॉरेन अपने हाथ का एक करिश्मा दिखाती है और टॉम समझ जाता है कि कॉइन्स बदलने का काम भी वही किया। इसके बाद वे असली कॉइन्स की लोकेशन चेक करते हैं और पता चलता है कि यह भी एक बैंक में है, जो लंदन में स्थित है। अब वे नए मिशन की योजना बनाते हैं और इस शानदार मिशन की कहानी यहीं खत्म होती है।